हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले अध्याय में आपने पोषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए, जो हमें पोषण से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जो ऊर्जा हमारे शरीर में बनता है वो कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसका संचय हमारे शरीर में किस रूप में रहता है और कहाँ कहाँ उसको पहुंचाया जाता है, किस मार्गों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है ना। ये जय प्रक्रम का दूसरा हिस्सा है श्वसन। देखिए, श्वसन का अर्थ होता है, माने श्वसन किसे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। बोलिएगा कि वातावरण से या वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराना, जिसके फल स्वरूप आवश्यक ऊर्जा मुक्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। वातावरण से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराना, जिसके फल स्वरूप आवश्यक ऊर्जा मुक्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन की जो होती है ना, दो अवस्थाएं होती हैं। श्वसन कितनी अवस्थाएं होती हैं, मैंने श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवायवीय श्वसन। पहले क्या होता है, बोलिएगा अवायवीय श्वसन। श्वसन की पहली अवस्था है अवायवीय श्वसन, और 2 नंबर में होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ये जो होता है ये प्रथम अवस्था होती है, और वायवीय श्वसन दूसरा अवस्था होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में कौन पहली अवस्था है, तो क्या बोलिएगा, अवायवीय श्वसन पहली अवस्था है, वायवीय श्वसन दूसरी अवस्था है। अवायवीय, अ का मतलब नहीं, वायवीय मतलब हवा। माने जिस श्वसन में ऑक्सीजन नहीं रहता है, माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन जो होता है O2 अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उपस्थित रहता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए, जब ऑक्सीजन इसमें रहबे नहीं करेगा तो क्या इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो किस श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, तो क्या बोलिएगा, अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, और वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा जो होता है ये कम मात्रा में बनता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा तो ऊर्जा बनेगा अधिक नहीं, तो इसमें ऊर्जा कम मात्रा बनता है, और इसमें जो ऊर्जा होता है ये अधिक मात्रा बनता है वायवीय श्वसन में। अगला पॉइंट होगा कि अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन हम आपको अंतर साथ ही साथ बता दे रहे हैं। देखिए, अवायवीय श्वसन जो होता है ये कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होता है, और वायवीय जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। दिया जाएगा कि अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय श्वसन होता है कोशिका द्रव में, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए, इस श्वसन में क्या होता है ना कि जब ऑक्सीजन रहबे नहीं करेगा तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक अम्ल और एथाइल एल्कोहल बनता है, लैक्टिक अम्ल और एथाइल एल्कोहल बनता है, एथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, इसमें बनता है। और वायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो वायवीय श्वसन में तो सबसे फर्स्ट बनेगा ऊर्जा बनेगा, उसके बाद से H2O गैस बनता, H2O जल बनता है, और 3 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है। तो अब है प्रश्न कि अवायवीय श्वसन वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, तो आप बोलिएगा अवायवीय श्वसन वायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। अवायवीय जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और हाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फिर अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन जो होता है कम मात्रा में ऊर्जा बनता है, और वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है, और वायवीय श्वसन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और एथाइल एल्कोहल बनता है, और वायवीय श्वसन में ऊर्जा बनता है। ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से जो भोजन हमारे शरीर में पचता है तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रश्न है कि भोजन जो हमारे शरीर में जो हम पोषण करते हैं, तो पोषण के फल स्वरूप हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो किस क्रिया द्वारा ऊर्जा बनता है, तो आप बोलिएगा कि ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा ऊर्जा बनता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया
तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होता है तो ऊर्जा बनता है, तो इसमें जो ऊर्जा रहता है ना एटीपी के रूप में जमा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा जमा रहता है वो किस रूप में रहता है, तो आप बोलिएगा एटीपी के रूप में जमा रहता है। एटीपी का जो पूरा नाम है, देखिए एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है ना। एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो मानव में शरीर के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है हमारे शरीर में 10,000 होती है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 10,000 होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, अल्टमैन थे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिकीय ऊर्जा घर कहा जाता है। माने एक कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मानव में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा 10,000 होती है। और मानव में जो ऊर्जा जमा रहता है वो किस रूप में जमा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपका बोलिएगा एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एटीपी को जैव ऊर्जा कहा जाता है, जैव ऊर्जा। एटीपी को बोला जाता है जैव ऊर्जा या ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं या ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, सार्वजनिक वाहक, ठीक है ना। क्योंकि ये ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊर्जा को ये लेकर जाती है, तो इसके लिए एक मार्ग प्रदान करता है। तो मार्ग प्रदान करने का काम करता है गोल्जी बॉडी। माने गोल्जी बॉडी, अगर गोल्जी उपकरण हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। तो ऊर्जा का मार्ग कौन प्रदान करता है, तो गोल्जी उपकरण करता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है, एटीपी के रूप में। और ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। देखिए ये जो ऊर्जा बनता है इसमें, तो ये ग्लूकोज को ये तोड़ता है तब ये ऊर्जा बनता है, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज के टूटने से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है। तो ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं कोशिकीय ईंधन कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। जिस प्रकार एक मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल उसका ईंधन है, उसी तरह से हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमारे शरीर में बनता किससे है, तो ग्लूकोज से बनता है। अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, चुपचाप निरंतर एकदम सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिकीय ईंधन बोलिए ग्लूकोज को। जैव ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है, तो एटीपी है। और उसके बाद से दिया जाएगा हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में जमा रहता है, तो एटीपी के रूप में जमा रहता है, ठीक है ना। इसका क्या करिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट अवायवीय श्वसन में एक और आपको पढ़ना था किण्वन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है ना। तो किण्वन अभिक्रिया के बारे में आप जान लीजिए, किण्वन अभिक्रिया, ठीक है। तो किण्वन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि बोलिएगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होना किण्वन अभिक्रिया कहलाता है। ग्लूकोज का या पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में बदल जाना, तो बोलिएगा इथेनॉल और CO2 में, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है, तो किण्वन अभिक्रिया कहलाता है। किण्वन अभिक्रिया ईस्ट में होता है। ईस्ट एक सूक्ष्म जीवाणु है जिसको सबसे ईस्ट जो सूक्ष्म जीवाणु है, ठीक है ना, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो किण्वन जो अभिक्रिया होता है किसमें होता है, तो किण्वन अभिक्रिया होता है ईस्ट में, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे पाइरुवेट यानी ग्लूकोज के विखंडन के दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों को प्रदर्शित करें या पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों को प्रदर्शित करें। तो आप बोलिएगा कि ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ निम्नलिखित है, ठीक है ना। ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज जो होता है ना ये विखंडित होता है तो 3 भागों में। पहले देखिए यहाँ पे, तो ग्लूकोज देखिए यहाँ पे क्या बनता है, पाइरुवेट और प्लस एटीपी ऊर्जा के रूप में बनता है, ठीक है ना। और एक कोशिका द्रव में होता है, क्या होता है, तो कोशिका द्रव में। ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ का मतलब मार्ग, तो ग्लूकोज 3 मार्गों में बढ़ता है। ग्लूकोज कितने मार्गों में, 3। पहले ग्लूकोज पाइरुवेट और एटीपी में बनता है और यहाँ से ये 3 गो रास्ता ले लेता है।
पहला रास्ता यहाँ पे, उसके बाद से देखिए, ठीक है। तो एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में। तो पहला होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। देखिए, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जब टूटता है ना तो इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? अभी ऊपर बताइए कि कीटोन अभिक्रिया के बारे में, कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? तो कीटोन कहलाता है। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज, तो बनता है इथेनॉल बनता है। देखिए, इथेनॉल प्लस CO2 बनता है। और ये किसमें होता है? तो आप बोलिएगा ईस्ट में होता है। ऊपर हम बताए थे यहाँ पे ईस्ट में होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज ईस्ट में कब टूटता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। 2 नंबर होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपको जानवे करते हैं कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होगा? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो इसमें क्या क्या बनेगा? तो आप वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर बताए थे। तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होता है तो ग्लूकोज टूटता है तो कितने भागों में क्या क्या बनता है? तो ग्लूकोज टूटता है तो पहले बनता है ऊर्जा, उसके बाद से ऊर्जा के बाद से बनता है जल, और जल के बाद से क्या बनता है? तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो CO2 गैस मुक्त होता है, ठीक है ना। एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में। देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में, तो ऑक्सीजन के अभाव में जब ग्लूकोज टूटता है ना, तो ऑक्सीजन के अभाव पहले टूटता है कहाँ? तो बोलिएगा पेशीय अंगों में। हमारे जो हाथ पैर के अंग है ना, पेशीय अंग, तो ये पेशीय अंग में होता है। देखिए, पेशीय अंग में, या पेशीय अंग बोलिए, पेशीय अंग बोलिए, या पेशीय कोशिका कहिए, पेशीय अंग या पेशीय कोशिका में। तो ये जब पेशीय कोशिका में टूटता है तो क्या बनता है? तो उस समय में बनता है ये लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के विखंडन के कितने पथ होते हैं? तो ग्लूकोज के विखंडन के 3 पथ होते हैं। पहला क्या पथ क्या होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, 2 नंबर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और 3 नंबर में ऑक्सीजन के अभाव में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में समझ जाइए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है? ऊर्जा बनता है, जल बनता है और कार्बन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के अभाव में, अभाव का मतलब हुआ कुछ ऑक्सीजन मिलता है और कुछ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में होता है पेशीय अंगों में, पेशीय अंगों में हाथ पैर के अंगों में, तो उसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। देखिए, अब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, माने ऑक्सीजन साफा नहीं रहे। तो ऑक्सीजन कब नहीं रहता है? तो ऑक्सीजन कब नहीं रहता है? तो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और CO2 गैस बनता है। देखिए, यहाँ पे जब लैक्टिक अम्ल बनता है तो लैक्टिक अम्ल के बारे में देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं या जो धावक होते हैं दौड़ने वाले, तो क्वेश्चन आता है ना कि ज्यादा दौड़ने से, ज्यादा दौड़ने से या परिश्रम करने से कि हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है, ठीक है ना। तो बोलिएगा कि ज्यादा दौड़ने या ज्यादा परिश्रम करने से हमारी मांसपेशियों में इसलिए दर्द होता है क्योंकि हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले लिए, ऐसा करके तुरंत ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो हम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन छोड़ दिए, तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ देते हैं, तब तक ऑक्सीजन क्या करता है? फेफड़ा शरीर के निचले भागों तक नहीं पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजन जब निचले भागों तक नहीं पहुंच जाता है तो क्या होता है? कम कम मात्रा में ऑक्सीजन नीचे जाता है। तो जब कम कम मात्रा में जब ऑक्सीजन नीचे जाएगा ना, तो उसमें क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। तो लैक्टिक अम्ल के बारे में हम जानबो करते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा लगता है और वहां पे दर्द उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो ज्यादा दौड़ने या ज्यादा परिश्रम करने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? तो बोलिएगा ज्यादा दौड़ने या परिश्रम करने से हमारी मांसपेशियों में इसलिए दर्द होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, और ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके फलस्वरूप हमारे मांसपेशियों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, ठीक है ना। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के मांसपेशियों में, खिलाड़ियों के मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो क्यों होने लगता है? कौन सा अम्ल बनता है? तो आपको क्या बताना है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और जो लैक्टिक अम्ल बनता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, की अनुपस्थिति में, की अभाव में, तो क्या बोलेगा आपको? क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा अभाव में। अभाव का मतलब कम मात्रा में, अगर नहीं ऑक्सीजन जब मिलवे नहीं करेगा तो कुछ क्या होगी? मर जाएंगी, कुछ कम मर जाएंगी, और क्या बचेगा वहां पे? इथेनॉल और
CO2 गैस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो श्वसन के बारे में था। अब आपको जानना है ना कि पेड़ पौधों में श्वसन के बारे में। देखिए पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है ना, मनुष्य के श्वसन से बिल्कुल भिन्न होता है। हमारे में जो श्वसन है इससे बिल्कुल भिन्न होता है पेड़ पौधों में, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा में वही कोष पाए जाते हैं, अभी कुछ आगे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। वही कोष पाए जाते हैं, वो क्या करता है, वो हृदय को देता है, हृदय में खून उसको बांध कर तब शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधे जो श्वसन लेते हैं ना रंध्रों द्वारा, रंध्र को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमाटा कहते हैं, और किस क्रिया के द्वारा, तो बोलिएगा विसरण क्रिया द्वारा। देखिए पेड़ पौधों में श्वसन थोड़ा सा देखिए, पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है, पेड़ पौधों में श्वसन होता है किस क्रिया के द्वारा, तो आप बोलिएगा विसरण। पेड़ पौधों में विसरण के क्रिया द्वारा श्वसन होता है, और किस अंग के द्वारा होता है, तो आप बोलिएगा रंध्र के द्वारा। रंध्र को अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। इस तरह से बोलिए, देखिए रंध्र पेड़ पौधों में विसरण क्रिया द्वारा श्वसन होता है, और रंध्र के द्वारा होता है वात रंध्र के द्वारा होता है। वात रंध्र का मतलब हुआ कि पेड़ पौधे जब पुराने हो जाते हैं उनके जो छाल होता है ना, उन्हीं छाल को हम लोग वात रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है मूल रूम द्वारा। मूल रूम का मतलब होता है जड़। जब कोई मोला होता है, आम के आठी खा के बिक दिया जाता है, छोटा छोटा पौधा होता है, जम जाता है, उसको उखाड़ते हैं तो निचला बहुत कोमल होता है, उसमें छिद्र होता है ना, तो उसी छिद्र को हम लोग मूल रोम कहते हैं। तो मूल रोम के द्वारा वो मिट्टी से ऑक्सीजन को लेते हैं, कौन, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कौन, पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है, तो रंध्र बोलिएगा, वातरंध्र बोलिएगा, और मूल रोम द्वारा बोलिएगा। और किस क्रिया के द्वारा होता है, तो बोलिएगा विसरण क्रिया द्वारा, ठीक है ना। लेकिन ये जो पेड़ पौधे श्वसन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करते हैं तब तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन रात्रि में क्रिया उल्टा हो जाता है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होवे नहीं करेगा तो ये ऑक्सीजन हमको नहीं देते हैं, ये उल्टा क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमको देते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बड़ा वट वृक्ष के नीचे, मैंने पीपल उपल के वृक्ष के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो अधिक मात्रा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमको देगा, उससे मनुष्य की स्थिति खराब हो सके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मनुष्य में श्वसन के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना है जंतुओं में श्वसन के बारे में। जंतु मतलब जीव जंतु, एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव मतलब मनुष्य तक लिया जाएगा। यहाँ तक कि जैसे दिया जाएगा कि बताइए अमीबा क्या है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वो अपना कार्य बदलता रहता है। तो अमीबा में हो गया पैरामीशियम, कवक, ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु को मतलब अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए ये सारे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, बोलिएगा विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। और बड़े जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके श्वसन अंग दिया रहता है, ठीक है ना। तो स्तनधारी जो जीव होते हैं, माने मैमेलिया वर्ग के जो जीव होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वे जो श्वसन करते हैं फेफड़ा के द्वारा। और स्तनधारी जो जीव होते हैं वो फेफड़ा के द्वारा करते हैं। जो कीट होते हैं, माने कीट जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है, वे करते हैं श्वास नली के द्वारा श्वसन करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो गलफड़ के द्वारा करते हैं। मेढक एक ऐसा अपवाद होता है जो तीन अंगों से श्वसन करता है, मेढक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो मैमेलिया वर्ग के होते हैं, जैसे मनुष्य हुआ जो अपने संतान को दूध पिलाता है, जैसे कि बंदर, गाय, भैंस, बकरी, ये सब अपने संतान को दूध पिलाते हैं लोग, ठीक है ना। तो मनुष्य जो श्वसन करता है फेफड़ा के द्वारा। अब कोई कहेगा सर हम लोग नाक से और मुंह से श्वसन करते थे, नहीं। ऐसे जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा में हवा जाता है, तो फेफड़ा के करते श्वसन को बुलाता है हवा को कि आओ मेरे पास आओ, ठीक है ना। ये नहीं कि नाक कहता है यहाँ ले लो श्वसन को, क्या हो जाएगा अंदर में ना जाएगा, नहीं। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा ही बुलाता है, ठीक है ना। ऐसे हम सांस लेते हैं ना तो फेफड़ा खींचता है। तो मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या हो जाएगा, फेफड़ा। ये श्वसन का मार्ग है, नासिका छिद्र है, मुख है, ठीक है ना, ये श्वसन मार्ग है। जबकि श्वसन अंग का नाम पूछेगा तो क्या बोलिएगा, फेफड़ा बोलिएगा। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव श्वसन करते हैं किसके द्वारा, तो अब बोलिएगा जलीय जीव श्वसन करते हैं गलफड़ के द्वारा। गलफड़ को अंग्रेजी में गलफड़ को ही गिल्स बोला जाता है। गलफड़ को क्या बोलते हैं, तो गिल्स कहते हैं। उसके बाद से और क्या होता है, तो एक मनुष्य हो गया, जलीय जीव हो गया, उसके बाद से मेढक। देखिए मेढक के जो बच्चा होता है उसको टैडपोल कहते हैं, टैडपोल। मेढक क्या करता है, पहले श्वसन करता है, एक त्वचा के द्वारा करता है,
फिर फेफड़ा के द्वारा करता है, उसके बाद से गलफड़ा के द्वारा करता है। माने गलफड़ा मतलब गिल्स के द्वारा करता है। मेढक के जो बच्चा को टेडपोल कहा जाता है, और एक टेडपोल जब पानी में रहता है ना मछली की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये करता है गिल्स के द्वारा शोषण करता है। जब ये जवान हो जाता है, जवानी में भी गिल्स के द्वारा शोषण करता है। जब ये मेढक स्थल पर रहता है तो फेफड़ा के द्वारा करता है। माने मेढक स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है, इसको उभयचर कहते हैं। देखिए, जब मेढक जल में रहेगा तो गिल्स के द्वारा करेगा, जब मेढक धरती पर आ जाएगा तो किसके द्वारा करेगा, फेफड़ा के द्वारा। लेकिन जब मिट्टी के अंदर चला जाता है, जैसे कि बरसात का मौसम बीत जाएगा, गर्मी के महीना आ जाता है तो मेढक दिखाई नहीं देते हैं, उस समय मेढक क्या होते हैं, धरती के अंदर चल जाते हैं। तो जब धरती के अंदर चल जाते हैं उसको बोला जाता है प्रसुप्त अवस्था, यानी कि वो हिल डुल नहीं सकते, अंदर चल जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो किसके द्वारा करते हैं, तो त्वचा के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गया शोषण की अवस्थाएं। मनुष्य करते हैं फेफड़ा के द्वारा, जलीय जीव करते हैं गलफड़ा या गिल्स के द्वारा करते हैं, मेढक करता है त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा। जब पानी के अंदर रहेगा तो किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा करेगा। जब धरती के अंदर रहेगा तो त्वचा के द्वारा, और जब धरती पर रहेगा तो फेफड़ा के द्वारा करेगा, ठीक है ना। देखिए, ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो हम ऑक्सीजन माने हवा लेते हैं वायुमंडल से, फेफड़ा हवा लेता है, तो ये फेफड़ा जो वायुमंडल से हवा लेता है तो इन्हें कह देगा कि ऑक्सीजन तुम चले जाओ, कार्बन तुम भाग जाओ, नाइट्रोजन तुम हट जाओ, मीथेन तुम हट जाओ। ये सब तो नहीं करेगा वो। उस सारा को मिश्रित हवा को हमारा नासिका छिद्र और मुख क्या करता है, खींचता है अंदर। तो देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन तो आपको पता ही होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि मनुष्य अगर शोषण करते हैं तो 78% नाइट्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो लेते हैं तो ऑक्सीजन, प्रश्न है कि मनुष्य ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं 21%। माने जितना वायुमंडल में रहता है उतना वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं 21%। देखिए 78 लिए, इसको मिटाते हैं, 78 और नाइट्रोजन लिए, 21 ले लिए ऑक्सीजन। और ये बताइए कि CO2 गैस वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% है। तो ये सब मनुष्य ले लेते हैं, और भी अन्य गैस को ले लेते हैं। तो ये जब ले लेते हैं ना, तो अब क्या करते हैं, देखिए मनुष्य श्वसन करता है तो नाइट्रोजन 78 जाता है ना, तो नाइट्रोजन कहता है 78% ले लेता है, तो तुम जाओ, तुम्हारा कोई आवश्यकता नहीं, तो दे दिया। ऑक्सीजन को क्या करता है, लेता है 21, कहता है ऑक्सीजन भैया तुम्हारा बहुत जरूरी है, तुम रहो, मैं तुमको मैंने ले लेता हूँ। और इसमें से 4% ले लेता है, और कितना लौटा देता है, 17% दे देता है, ठीक है ना। तो मनुष्य शोषण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कितना, 21, छोड़ते हैं कितना, 17। कार्बन लेते हैं 0.03%, और कहते हैं कि तुम धनिक बन जाओ, मैं तुमको और दे रहा हूँ। और कितना दे देते हैं, तो 4% दे देते हैं, ठीक है ना। लेते हैं 0.03 और देते हैं कितना, 4%। समझ गए। देखिए, तो ये हो गया। अब है कि मनुष्य के श्वसन अंग का नाम। तो मनुष्य के श्वसन अंग के नाम से पहले देखिए स्थलीय कीट के बारे में, जो है सुगा, ग्रास हॉपर जिसको कहते हैं, सुगा उड़ता है सब, तिलचट्टा देखने करे होंगे, ठीक है ना। तो तिलचट्टा या सुगा, ग्रास हॉपर छोटा छोटा सुगा रहता है, ठीक है ना। इनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है। लाल रक्त का मतलब हुआ, देखिए लाल रक्त तो पाया जाता है, रक्त होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है RBC, एक WBC, और एक होता है प्लेटलेटस, ठीक है ना। तो RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के पास ये क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बांध कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, ठीक है ना। तो ये लाल खून के पास क्षमता होता है, तो लाल खून में हीमोग्लोबिन रहता है। लेकिन जो टिड्डी होते हैं, देखिए टिड्डी हुआ या तिलचट्टा हुआ, तो टिड्डी और तिलचट्टा में ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उनका जो खून होता है उजला खून पाया जाता है। तो अगर टिड्डी को हुआ चाहे तिलचट्टा को, जब कुछ दीजिएगा इसे तो कुचिएगा तो उनका जो खून निकलेगा ना, उजला खून निकलता है, ठीक है ना। तो उनमें जो शोषण होगा, तो मान लीजिए हम शोषण करेंगे, मुंह से शोषण लिए, फेफड़ा में गया, तो अब फेफड़ा को से पैर तक ले भेजेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि उनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उनके पास तो नहीं है, तो नहीं ले जाएंगे। इसलिए क्या करता है, एक जो टिड्डी होता है या जो तिलचट्टा होता है ना, वो शोषण करता है ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा, तो बोलिएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोला जाता है क्या, देखिए ट्रैकिया को कहते हैं हम लोग श्वास नली कहते हैं,
तो टीडी और तिलचट्टे में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो टीडी और तिलचट्टे में श्वसन होता है श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। मछली में जो श्वसन होता है किसके द्वारा होता है? तो मछलियों में जो श्वसन होता है, तो मछली में श्वसन होता है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो गिल्स जो मछली में होता है ना, एक जोड़ी में होता है, मैंने 2 होता है। ये मस्तिष्क के पीछे और आंख के ठीक पीछे होता है गिल्स। तो मछलियों में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा। मेढक में श्वसन होता है 3 अंगों से, फेफड़ा से, गिल्स से और किससे होता है? तो त्वचा से कहिएगा। मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो देखिए टीडी और तिलचट्टे में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो टीडी और तिलचट्टे में श्वसन होता है श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा, क्योंकि उसमें कौन सा खून नहीं पाया जाता है? तो लाल खून का हीमोग्लोबिन उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम बताते हैं। देखिए मनुष्य के श्वसन अंग का नाम पूछेगा तो बोलिएगा नासिका छिद्र है, यही है, मुंह है, ठीक है ना। तो इसको मुंह है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं इसे। तो स्वर यंत्र यहाँ पर आता है, स्वर यंत्र और फेफड़ा, श्वास नली, श्वास नली, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र और फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। श्वसन तंत्र में अलग अलग तंत्र में अलग अलग अंग होते हैं, इसी को श्वसन तंत्र कहते हैं। नासिका छिद्र, स्वर यंत्र और उसके बाद ट्रैकिया, श्वास नली है ना, तो श्वास नली, फिर यहाँ पे स्वर यंत्र। अगर हम इसे दाब देंगे तो इसे बोलेंगे तो दूसरा की तरफ से बोलिया जाएगा, ठीक है ना। तो स्वर यंत्र, उसके बाद श्वास नली है, नासिका छिद्र और फेफड़ा, ये चारों मिलकर क्या बनता है? तो श्वसन अंग का निर्माण होता है। तो मनुष्य में श्वसन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक लिए आप इतना ही देखिएगा, तैयारी करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।